देखो गति के समीकरण यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या है? एक आपने पढ़ा होगा कि कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी। तो लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम जो होते हैं वो अलग होते हैं और गति के समीकरण अलग होते हैं, इक्वेशंस अलग होते हैं। 9th क्लास में आपने 3 इक्वेशंस पढ़े भी हुए होंगे और हो सकता है आपको वो तीनों इक्वेशन याद भी हों। तीनों इक्वेशन हैं कौन कौन सी, उन्हें मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे जो हमारी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड हमारी इक्वेशन होती है वो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती है। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं ना। जैसे कि जो v है, v का क्या मतलब होता है? अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी होती है। u का क्या मतलब होता है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी होती है। a का मतलब एक्सेलरेशन है, त्वरण, और t क्या होता है? टाइम। सिमिलरली जो s है यहाँ पे, s का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। u फिर से आ गया है, वही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। t टाइम है और a एक्सेलरेशन, t टाइम है। तीसरी इक्वेशन में v फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। तो तीनों में आपको पता होना चाहिए किसका क्या मतलब होता है। अब बात यह आती है कि ये तीनों इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तीनों इक्वेशन जो अप्लाई की जाती हैं वो एक कंडीशन में अप्लाई की जाती हैं, और वो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन है कि एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, नियत दे रखी है, तभी ये तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। और अगर ये कांस्टेंट नहीं दे रखी है, इसका मतलब इन तीनों इक्वेशंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी नई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसमें उसका यूज़ कहाँ पे होगा और उसका यूज़ कहाँ पे नहीं हो सकता है, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, केवल वहीं वहीं पे आप इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो और सॉल्व करके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उन्हें निकाल सकते ही हैं। मैं एक बार लिखा देता हूँ कि इन सभी के मतलब क्या है। जैसे v है, v को हम क्या बोलते हैं भाई? फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और u को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल। इसको ऊपर लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। v क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। और a का क्या मतलब होता है भाई? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। t क्या है भाई? यहाँ पे टाइम है। और s क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए किसका यहाँ पर क्या क्या मतलब है। ठीक है? प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा अंतिम वेग, ये हो जाएगा त्वरण, ये हो जाएगा समय, और ये विस्थापन। तो ये तो हमने देख लिया, 3 इक्वेशन है, आपने 9th में पढ़ी हुई होंगी। अब बात आती है इनका डेरिवेशन क्या है, कहाँ से आप इनका डेरिवेशन कर सकते हो। और जो डेरिवेशन पूछा जाता है जनरली वो आपसे पूछा जाता है कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड का क्या मतलब है भाई? कैलकुलस मेथड का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करके आपको ये तीनों इक्वेशन प्रूफ करनी है कि कैसे कैसे ये इक्वेशंस आई हैं। किस किस का यूज़ करके? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करना है, तब जाके आपको ये निकालना है। तो करके देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला
समीकरण, पहला समीकरण हमें देखना है। अब पहला समीकरण होता क्या है, पहले उस चीज को दोबारा से लिख लेते हैं। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये जो इक्वेशन है वो किस किस के बीच में रिलेशन दे रही है भाई, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इनके बीच में रिलेशन बता रही है। तो अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिस फॉर्मूले में ये आ रहे हों, वहाँ से हम प्रूफ करके इसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ाया था, त्वरण पढ़ाया था, और एक्सेलरेशन में हमने लिखवाया था कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो एक्सेलरेशन होता है, यानी डेल्टा वी अपन डेल्टा टी लिख सकते हो। और छोटे से चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो कि डी वी अपॉन क्या आ जाएगा भाई, डी टी आ जाएगा, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन में। वेग परिवर्तन अपॉन टोटल समय होता था, स्मॉल चेंज के लिए क्या लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हो। ऊपर ये वेलोसिटी और नीचे क्या है, टाइम है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे कर दूँ तो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, कि एक्सेलरेशन ए बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी के। अब डी वी अपॉन डी टी है तो आगे से करके देख लेते हैं। डी टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वी। अब मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर आप इसे यहाँ लिख सकते हो, टेकिंग इंटीग्रेट बोथ साइड, या तो ऐसे लिख दो, या दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर इस तरीके से लिख सकते हो, या सीधा सीधा मैं लिख कर ही देता हूँ इसे। ए डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, डी वी। इधर भी इंटीग्रेट कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इधर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, वी के रेस्पेक्ट में, और इधर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है उसे तो आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इक्वेशन कहाँ पर वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहाँ पर वैलिड होती है। तो जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहाँ अगर ये वैलिड है, यानी ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर लेके जा सकते हो। अब अगर आप बिना लिमिट के पुट कर रहे हो तो ये तो क्या है भाई हमारा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर आप लिमिट पुट कर दोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। तो मैंने वैसे आपको पढ़ा रखा है इंटीग्रेशन निकालना, मैंने आपको सिखा रखा है कि इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, लिमिट हम कैसे पुट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर आपको वेलोसिटी की लिमिट पुट करनी है, और वेलोसिटी की लिमिट अगर हम करते हैं तो लिमिट कैसे पुट की जाती है, इनिशियल से फाइनल तक। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा भाई, u, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, और फाइनल वेग कितना होगा, v। तो मैंने लिमिट पुट कर दी कि u से कहाँ पे गए हैं, v पर। जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम कितना हो जाएगा, 0, और बाद में जहाँ पे आपको वेग निकालना है, बाद में t की जगह पे आप कितना पुट कर सकते हो, t। तो टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ पुट की है मैंने, 0 से t, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ की है, u से v। समझ रहे हो, लिमिट हमने पुट कर दी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले करना है dt का, कि dt का इंटीग्रेशन कितना होगा। बता सकते हो आप dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, dt का अच्छा dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, खाली dx अगर आ जाए, ये मैंने बताया था आपको। अगर dx है तो dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x। अगर dt है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, t। अगर dv है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, v। इसका मतलब समझ रहे हो ना, एक का इंटीग्रेशन कर रहे हो, dx का मतलब क्या मान सकते हो, 1 इंटू dx। एक का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक पावर बढ़ जाती है, यानी एक में एक x अगर बढ़ा दोगे तो x हो जाएगा। इधर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t बढ़ जाएगा, यहाँ v आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि dt का जो इंटीग्रेशन है वो t होता है। a एज इट इज़ मैंने लिखा, dt का इंटीग्रेशन t हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से t इज इक्वल टू dv। dv का कितना मिलेगा, v। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v। अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो करते हैं a, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t की जगह t ही पुट करोगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो t की जगह t आ जाएगा, यानी t ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट, यानी t की जगह पे कितना लिखोगे, 0। तो पहले t पुट कर दिया, फिर 0 पुट कर दिया, तो माइनस 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है भाई, v की जगह पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह अपर लिमिट यानी v ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट का मतलब v की जगह कितना आ जाएगा, u।
तो ऐसे ही सिखाया था मैंने इंटीग्रेशन में आपको, इंटीग्रेशन करो, लिमिट अगर दे रखे तो लिमिट पुट करनी होती है, कैसे करती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले आप ऊपर वाली लिमिट को पुट करोगे फिर माइनस करके नीचे वाली लिमिट को पुट कर देते हैं। ऐसे पहले ऊपर वाले को पुट करोगे और फिर माइनस करके नीचे वाले को पुट कर देते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। यू को हम इधर लेके आ सकते हैं, तो U प्लस AT किसके बराबर आ रहा है, V। इसे घुमा दो तो V किसके बराबर आ गया, U प्लस AT। दिख गया भाई ये इक्वेशन आपको। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर देते हैं कि V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, U प्लस AT के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग। तो कैसे किया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT हम जानते ही हैं, तो A इज इक्वल टू क्या लगा दिया मैंने, dV अपॉन dt लगा दिया है। ये ध्यान रखना है, dt को इधर ले गए हैं और इंटीग्रेट कर दिया है दोनों तरफ, dt का t मिल गया, dv का v मिल गया। लिमिट कैसे करनी है, इनिशियल और फाइनल वाले। तो शुरुआत का टाइम तो 0 ही होगा, बाद का टाइम t मान लिया है, शुरुआत की वेलोसिटी u है, बाद की वेलोसिटी v मान ली है। अब लिमिट पुट करना आपको आना चाहिए। कैसे लिमिट पुट करते हैं, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट पुट कर दी, सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इस तरीके से हम पहली इक्वेशन को प्रूफ कर देते हैं। कर लोगे भाई आराम से। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की। कौन सी इक्वेशन है, दूसरी। तो लिख रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो गति का दूसरा समीकरण। इसे हम किस तरीके से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे आप सभी। तो दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो पहले आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है, फिर हम पता लगाएंगे कौन सा इक्वेशन यूज़ किया जाए। तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है भाई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। इसको मुझे प्रूफ करना है। तो एक तरीके से रिलेशन किस किस के बीच में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रहा है। तो आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जहाँ डिस्प्लेसमेंट आता हो, वेलोसिटी वगैरह कहीं यूज़ होती हो, इस तरीके का एक फार्मूला आपको पता करना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला याद भी आ रहा होगा कि v किसके बराबर होता है भाई, v बराबर ds अपॉन dt। ये मैंने पढ़ाया था कि जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो विस्थापन के, जो भी विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन की जो दर होती है ना, ds अपॉन dt, उसको आप क्या बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो, विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पे ds अपॉन dt है स्मॉल चेंज के लिए, ये स्मॉल चेंज है, ये भी स्मॉल चेंज है, छोटे से टाइम के लिए छोटा सा जो है विस्थापन आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आ गया कि v बराबर है ds अपॉन dt। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, v इंटू डी टी को इधर ले गए और इधर क्या आ जाएगा भाई, ds आ जाएगा। अब हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है कि v किसके बराबर होता है भाई, u प्लस ए टी के बराबर होता है। तो इस v की जगह मैंने u प्लस ए टी पुट कर दिया, यानी u प्लस ए टी इंटू में क्या मिलेगा, डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, ds। जो dt है उसका आप चाहो तो इनमें अलग अलग जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगले स्टेप में। तो u प्लस ए टी इंटी में क्या आ रहा है भाई, dt, इसका इंटीग्रेशन करना है पूरे का। इधर क्या आ रहा है, ds, इसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है पूरे का। तो इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन कैसे पुट करते हैं भाई, लिमिट पुट करके करना होगा। इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है वो आप देखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो शुरुआत में टाइम कितना मानोगे, 0, और अंतिम टाइम कितना मान लोगे, t। तो इधर मैंने टाइम की लिमिट पुट कर दी। इधर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, 0 ही होता है हर एक चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, तो अगर कोई चली ही नहीं है तो कोई चीज़, और बाद में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, मैंने मान लिया कितना हो गया है, s। अब इंटीग्रेशन करते हैं, पहले किसका करना है, u का, फिर किसका करना है, at का। तो u का किसके साथ में कर रहे हैं, dt के साथ में, तो कितना हो जाएगा इसका, ut, कितना हो जाएगा, ut। आपको पता होगा, जिसे आपसे बोल दिया जाए कि 5 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्टिव टू x, तो इसका कितना हो जाता है, 5x। सिमिलरली जैसे 10 का करना है किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट, कितना हो जाता है, 10t। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया है u।
तो u कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट में t मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ut हो जाएगा, यानी u का इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा, ut मिलेगा प्लस at का करते हैं, a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, t का करेंगे, t की पावर यहाँ पे कितनी है भाई, 1 है, तो एक पावर बढ़ जाती है और उसी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, याद है आपको। जैसे मैं इसको भी बता देता हूँ, जैसे आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्टिव टू dx, तो x की पावर कितनी यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 1 बढ़ जाएगी, यानी x की पावर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है, तो इंटीग्रेशन करते समय पावर ऐड हो जाती है और उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे होगा, क्या होगा, at का करना है तो a कांस्टेंट है, उसे तो एज इट इज लिख दोगे आप, a को एज इट इज लिख दिया, t की पावर 1 आ रही है, यानी एक पावर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, t² और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा इनका आ गया, और यहाँ पर लिमिट हमें पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से t तक हमें लिमिट पुट करनी है, इज इक्वल टू ये ds है, ds का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, s, जैसे dt का t आ गया था, dv का v आ गया था, इसीलिए ds का कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है भाई, 0 से s करना है। इसे मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, है ना, ये समझाने के लिए था, ठीक है। आगे अब क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट कैसे करेंगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t ही पुट करना है, तो यही मिलेगा, यानी ut प्लस at² बाई 2, तो t की जगह t पुट करेंगे तो वही आएगा, माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ पे कितना पुट कर दो, 0, यहाँ पर t पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, यहाँ पर t की जगह 0 पुट करोगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो s की जगह s ही आ जाएगा, माइनस s की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या मिल रहा है, ut प्लस हाफ at² इज इक्वल टू s। इसे उल्टा करके देखोगे तो s कितना मिल रहा है भाई, ut प्लस हाफ at², तो आ गया वही इक्वेशन जिसकी हमें ज़रूरत थी, तो क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो कैलकुलस मेथड से इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो पिछली वाली इक्वेशन में आपको क्या याद रखना है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt वाला था, dt को इधर ले गए थे, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दिया और आ गया था आंसर। इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt यूज़ किया है, तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt से हमने dt को इधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करते ही लिमिट पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करके हमें पूरा मिल जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², और यहाँ पे हमने v की जगह पहली वाला जो इक्वेशन है वो हमने पुट कर दिया है, v इज इक्वल टू u प्लस at, वैल्यू पुट की है, लिमिट पुट की है, सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब आता है हमारा तीसरा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आता है, थर्ड। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूँ तो ये तीसरा इक्वेशन होता है वो पहला और दूसरा इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, पहले का और दूसरे का ही कॉम्बिनेशन होता है। पहले और दूसरे को अगर मिला दिया जाए तो उनसे एक नया इक्वेशन जनरेट होता है जिसको आप तीसरा इक्वेशन बोल सकते हो। तो पहले तो मैं इन दोनों के द्वारा ही इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रूफ हो जाएगा इन दोनों से ही। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन की बात हो रही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। और ये डेरिवेशन जो अभी हमने किए हैं किस मेथड से किए, कैलकुलस मेथड से, ये डायरेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो तीसरा इक्वेशन क्या है भाई, वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैंने देखा है पहला इक्वेशन क्या होता है, जैसे पहले तो तीसरा इक्वेशन में बता देता हूँ, v² क्या होता है भाई, u² प्लस 2as, ये मुझे प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं पहला इक्वेशन, पहला क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और हम जानते हैं दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे आपको करना क्या है वो देखो भाई ध्यान से। तीसरा जो इक्वेशन है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में जो है रिलेशन दे रहा है। और यहाँ पे आपको पहला और दूसरा जो इक्वेशन नज़र आ रहा है, तो देखो अगर आपको विस्थापन निकालना है तो इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, वेग वगैरह है ही है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ से अगर टाइम निकाला जाए और टाइम की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया जाए
तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा, टाइम को हम जो है यहाँ से हटा सकते हैं, टाइम को यहाँ से निकालो और यहाँ पर पुट कर दो तो टाइम हट जाएगा, तो शायद ये इक्वेशन निकल के आ जाए। तो देखते हैं ये आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन से इसे फर्दर मैंने आगे सॉल्व किया, पहली जो इक्वेशन है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ v माइनस यू इधर चला जाएगा और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से t निकल के आ जाएगा, t देखो कितना निकल के आएगा, t बराबर आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए, यही आ रहा है। तो पहली इक्वेशन में से मैंने टाइम निकाल लिया, v माइनस यू अपॉन ए मिलेगा और इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर दिया मैंने, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ पर मैं इसे पुट कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू, t की जगह कितना मिलेगा, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, a एज इट इज़ है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी v माइनस यू अपॉन ए का क्या मिल जाएगा भाई, होल स्क्वायर मिलेगा। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, देखते हैं इसे सॉल्व करके। v का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो uv हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, माइनस यू स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा, a प्लस, अच्छा यहाँ नीचे जो है a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को a से आप काट सकते हो तो नीचे केवल a मिलेगा, तो नीचे मिल जाएगा 2a और इसका स्क्वायर करो, v माइनस यू का होल स्क्वायर आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2ab ऐसा कुछ मिलेगा, तो हाफ यहाँ आ गया, a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके का हमें कुछ टर्म मिलेगा। दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2a, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तब देखो क्या मिलने वाला है, s इज इक्वल टू मिलेगा 2a एलसीएम आ गया, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो यह क्या मिलेगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ क्या आ रहा है भाई, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ऐसा कुछ मिलेगा आपको। कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है भाई आपको, 2uv से ये जो है आपको कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा होगा। 2a को इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, ये 2as इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस के यू स्क्वायर, प्लस में क्या लिख रहा है, वी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर आ रहा है वी स्क्वायर के, और पलट दो तो वी स्क्वायर बराबर मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आप थर्ड इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो। कौन सी इक्वेशन को, तीसरी वाली को। तो तीसरी वाली इक्वेशन तो बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया है। कैसे किया है भाई, पहली इक्वेशन से टाइम निकाला और उस टाइम की वैल्यू को बस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली से टाइम निकाला और टाइम की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में पुट करते ही, सॉल्व करते ही आप जो है यहाँ तक पहुँच जाओगे। इस तरीके से तीनों इक्वेशन के प्रूफ आप कर सकते हो कैलकुलस मेथड से। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशन का प्रूफ था, ये दूसरा है, और ये वाली कौन सी है, तीसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन का अगर आप बोलो कि नहीं जी हमें इसका यूज़ नहीं करना है, हमें तो अलग से ही बताओ बिल्कुल नए तरीके से, हमें पहली और दूसरी इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल डिफरेंट वे से हमें बताओ, जैसे कैलकुलस मेथड ही करना हो हमें, उससे करवाइए। तो अगर उससे देखें तो उससे भी आप कर सकते हो। देखो तो मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 तीसरी इक्वेशन को ही सॉल्व करने का एक मेथड 2 है। कैसे करेंगे उसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है भाई, dv अपॉन dt के बराबर होता है। सब जानते हैं एक्सेलरेशन dv अपॉन dt के बराबर होता है। अब इसमें अगर मैं ये बोल दूं कि dv अपॉन dt जो है मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर ds से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं करने वाला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से आप यहाँ पर ये चीज़ देख रहे होंगे ज़रूर कि dv अपॉन dt जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, या ऐसा देखो ds अपॉन dt जो नज़र आ रहा है, ये वाला ds और ये वाला जो dt नज़र आ रहा है, ds अपॉन dt किसके बराबर होता है भाई, ds अपॉन dt v के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है।
यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बराबर मिल जाएगा v dv अपॉन ds। ए बराबर मिलेगा v dv अपॉन ds। ds को मैं इधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा, a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो a इंटू डी एस लिखा हुआ है, इधर v इंटू डी वी लिखा हुआ है, इधर v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इधर s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वेरिएबल है, इसका पूरे का करना पड़ेगा, ये s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो इसका करना पड़ेगा। लिमिट पुट करेंगे, इधर किसकी करनी है, वेलोसिटी की। तो प्रारंभिक जो वेग होता है उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और अंतिम जो होता है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्थापन देखना है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रारंभिक कितना होगा 0, अंतिम कितना होगा s। इंटीग्रेट करना होगा तो ds का कितना मिलेगा, ds का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा s, जैसे dt का t मिला था, dv का v मिला था, dx का x मिलता है, इसी तरीके से ds का कितना मिलेगा s। a बाहर लिखा हुआ है, ds का कितना मिलेगा s, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से s इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको किसका करना है v का, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो v की पावर यहाँ कितनी है 1, तो एक पावर ऐड हो जाएगी और उसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड। तो v में एक अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, v की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भाई, u से v। लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कैसे की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a s की जगह पे अपर लिमिट यानी s पुट करोगे, माइनस s की जगह पे लोअर लिमिट यानी 0 पुट करोगे, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v की जगह पे v पुट करोगे यानी v स्क्वायर बाई 2, माइनस v की जगह पे u पुट करोगे तो v की जगह u पुट करोगे तो u स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 है वो एलसीएम आके इधर आ जाएगा, तो 2 को इधर ले आओ तो क्या मिल जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर भी इधर उठा लाओ तो यू स्क्वायर प्लस 2as कितना मिल रहा है, वी स्क्वायर। दोनों को उल्टा कर दो तो वी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या वही इक्वेशन आ गई जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो तीसरी इक्वेशन को दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप सीधा सीधा कर सकते हो कि पहली इक्वेशन से टाइम निकाला और दूसरी इक्वेशन में टाइम पुट कर दिया और सॉल्व करके निकाल दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि आपको केवल और केवल कैलकुलस मेथड से ही करना है, तो कैलकुलस मेथड से अगर करोगे तो आप मेथड 2 ही अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये किसके द्वारा है भाई, बाई कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड का मतलब है इंटीग्रेशन यूज करना है तब करोगे, आप डायरेक्ट मत कर देना। ये फिर हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से स्टार्ट करेंगे और इसमें हमने डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, डी एस अपॉन डी टी वी के बराबर है, यानी ए किसके बराबर आ गया, वी डी वी अपॉन डी एस। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन याद रखेंगे, इधर उधर करके इंटीग्रेशन करना होगा, इधर एस के रेस्पेक्ट में, इधर डी बी के रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सॉल्व करके हमारा ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों के डेरिवेशन आपको आने चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो इन्हें पूरे को आप जो है यहाँ से, ठीक है, लिख लीजिए इन्हें पूरा।